हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं ईएससी नॉन टेक्निकल का ये सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस। और मटेरियल साइंस का ये आई थिंक लेक्चर 3 है, ठीक है। और इस लेक्चर 3 में हम आज बात करने वाले हैं क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। जो क्यूबिक क्रिस्टल में क्या क्या आ जाते हैं, तीन टाइप्स में मैंने बताया था। क्यूबिक क्रिस्टल जो हैं वो तीन टाइप में मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट समझा के बताया था कि एससी, ठीक है, जिसको सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बोलते हैं, बीसीसी जिसको बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल बोला जाता है, और एफसीसी जिसको फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल बोला जाता है, ठीक है। इन सभी को थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊं कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। यहाँ पे देखिए एससीसी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस तरीके का क्यूब बना हुआ है। आपके सामने जो क्यूब है इसके जितने भी कॉर्नर हैं, ठीक है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का मतलब होता है जितने कॉर्नर है वहाँ पर एटम है, ठीक है। जितने भी कॉर्नर, अब कॉर्नर को देखोगे तो देखो ये यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब का। अगर आप क्यूब लेकर देखेंगे तो ठीक है, उसमें कितने कॉर्नर दिखेंगे? 8 कॉर्नर। तो सभी कॉर्नर पे जो एटम होते हैं उसको बोला जाता है सिंपल क्यूबिक, ठीक है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होता है। ऐसे टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं उसको सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बोला जाता है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे तो कितने हैं? जितने कॉर्नर हैं 8 हैं टोटल। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एटम अगर उसका बताना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंपल क्यूबिक मतलब कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। वहीं अगर बीसीसी की बात करें तो बीसीसी का नाम से ही पता चल रहा है, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। मतलब ये जो पूरी बॉडी आपको क्यूबिक दिख रही है उसके सेंटर में भी एक एटम है, ठीक है। इसके सभी कॉर्नर पर तो एटम है, मतलब 8 तो है ही है। इन ये जो सभी सेंटर है उसके सेंटर में, ठीक है, मतलब ये क्यूब जो है ना, ये क्यूब के सेंटर में एक एटम है, ठीक है। सभी कॉर्नर पे तो एक एक एटम दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये एक जो है वो उसके सेंटर पे है, ठीक है। तो वो टोटल कितने हो जाते हैं इसमें? अगर बीसीसी में देखोगे तो टोटल 9 हो जाते हैं। वहीं अगर यहाँ पर देखो लिखना रह गया एफसीसी में, अगर देखते हो फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। फेस किसको बोलते हैं पहले तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर ये क्यूब ले लेते हैं तो क्यूब में कितने फेस होते हैं? टोटल 6 फेस होते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि ये वाला एक फेस, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, ये वाला एक फेस हो गया, ठीक है, ये एक फेस हो गया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फेस हो गया, ठीक है। वहीं थोड़ा कलर चेंज करके मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, एक ये वाला फेस हो गया, एक आपका ये वाला फेस हो गया, ठीक है, एक ये वाला फेस हो गया, ठीक है। एक इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फेस होगा, और एक ये वाला फेस हो गया, और जिसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके नीचे भी फेस होगा। मतलब टोटल कितने हैं? टोटल 6 फेसेस हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं? 6 फेसेस हैं। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है ये क्या है? एफसीसी के, ठीक है। यहाँ पे जो बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है पहले नंबर तो इसके जितने भी कॉर्नर हैं, क्यूब के जितने कॉर्नर है वो टोटल कितने हैं? 8 हैं। 8 कॉर्नर पे 8 एटम हो गए, प्लस जितने फेसेस हैं उसके सेंटर पे एक एक एटम है। तो मतलब फेसेस कितने? 6 फेसेस हैं, तो 6 उसके सेंटर पे एक एटम होगा। तो टोटल कितने हो रहे हैं? अगर टोटल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा, टोटल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितने दिख रहे हैं? टोटल 14 नंबर दिख रहे हैं। 14 नंबर ऑफ एटम इसमें मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर आपको आइडिया मिल गया कि एससी की बात करें या बीसीसी की बात करें या एफसीसी की बात करें, एससी में टोटल नंबर ऑफ एटम 8 होते हैं, बीसीसी में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एटम 9 होते हैं, वही एफसीसी की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ एटम 14 होते हैं, ठीक है। आइडिया आपको मिल गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान से समझना, क्वेश्चन बोल रहा हूँ। और यहाँ पर जो पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो चीज़ें बताता हूँ। पहला जो है इसमें ऐसा भी बोल सकते हो टर्म्स ऑफ टर्मोलॉजी, ठीक है। टर्मिनोलॉजी कुछ मैं बता रहा हूँ। जैसे कि पहला अगर आप देख सकते हो टर्म्स की बात कर रहा हूँ, एवरेज नंबर ऑफ एटम इन ए क्यूबिक क्रिस्टल। अभी यहाँ पे जो तीन क्यूबिक क्रिस्टल बताया उसका एवरेज नंबर अगर फाइंड आउट करना है तो उसका ये फॉर्मूला है। यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है ध्यान से समझ लेना, ठीक है। क्या फॉर्मूला लिखा है? एन ए वी, ए वी मतलब ए वी जी भी लिख सकते हो, एन ए वी मतलब एवरेज नंबर, ठीक है, ऑफ एटम। फॉर्मूला क्या है? एन सी अपन 8 प्लस एन एफ अपन 2 प्लस एन आई। अब इसका मतलब समझिए, एन सी का मतलब क्या है? एन सी का मतलब है कॉर्नर एटम। जो भी आप क्रिस्टल ले रहे हो उसके कॉर्नर पे कितने एटम हैं वो एन सी है। एन एफ क्या है? फेस पे, फेस पे कितने एटम है, ठीक है, उसके फेस पे कितने एटम है वो एन एफ बताएगा। और एन आई क्या है? इंटीरियर एटम।
एटम के इंटीरियर में कितने एटम हैं वो Ni बताएगा। अब यहाँ से आपको देखिए मैं तीनों जो मैंने बताया, चाहे वो सिंपल क्यूबिक है, चाहे बीसीसी है, चाहे वो एफसीसी है, उसके एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने होंगे वो चीज़ें मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं सिंपल की बात करूँ तो एनसी उसमें कितना है, 8 है, क्योंकि कॉर्नर पे ही एटम है और कहीं तो एटम है ही नहीं है, तो एनएफ भी जीरो होगा और Ni भी जीरो होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला, अगर उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हो तो इसके जो सिंपल क्यूबिक के एवरेज नंबर ऑफ एटम है, एवरेज नंबर ऑफ एटम है वो कितने हैं, 1 है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वहीं अगर बीसीसी की बात करूं तो नंबर ऑफ कॉर्नर तो 8 है ये। ठीक है, उसके बाद से नंबर ऑफ फेस, उसमें फेस पे तो कोई है ही नहीं एटम, तो ये यहाँ पर जीरो है। और वहीं Ni की अगर मैं बात करूँ तो उसके जो इंटीरियर बॉडी में एक एटम है तो एक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो ये NC/8 प्लस NF/2 प्लस Ni, ये एवरेज नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका इसका एवरेज नंबर, बीसीसी का एवरेज नंबर ऑफ एटम कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। समझ में आ गया, सिंपल क्यूबिक का 1 और बीसीसी का 2। और वहीं एफसीसी की अगर बात करेंगे तो एफसीसी में देखो एनसी की वैल्यू कितनी है, 8 है, और नंबर ऑफ फेस एटम कितने हैं, 6 हैं, क्योंकि उसके सारे 6 फेसेस हैं और सभी फेसेस के सेंटर में एक एटम है तो वो 6 हो गए। ठीक है, और Ni मतलब उसके इंटरनल बॉडी पे, इंटीरियर बॉडी पे अंदर जो है कोई एटम नहीं है तो जीरो हो जाएगा। और फॉर्मूले में यूज करेंगे तो इसके कितने आ जाएंगे, एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक है, 1 + 3 कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गई होगी। सिंपल तरीके से, आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और ये जितने भी वीडियोज़ बना रहा हूँ ये वीडियोज़ के नोट्स भी अवेलेबल हैं, प्लस ये वीडियो भी अवेलेबल है, जिस किसी को भी ज़रूरत है वो आपको आसानी से मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्मोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो वो है, नेक्स्ट टर्मोलॉजी में क्या बात करूँ मैं, जो ये दोनों एटम है ना उनके बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी हो। ठीक है, किस कंडीशन में, अब ये जो एटम है उसकी अगर मैं रेडियस की बात करूँ, यहाँ पे ध्यान देना, रेडियस की अगर मैं बात करूँ कि रेडियस कितना रखूँ कि इन दोनों एटम के बीच में क्या हो, दोनों एटम जो है, कॉन्सेप्ट समझिए, मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ आगे वो कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि जो दो एटम है उनके रेडियस कितने हो कि इन दोनों एटम के सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर ही आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि मान लो एक एटम यहाँ पर है, ये ए एटम है, दूसरा कॉर्नर का एटम ये बी है। ठीक है, अब अगर इसकी रेडियस की अगर मैं बात करूँ, इसकी रेडियस मान लो इतनी ही है, इतनी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अगर नियरेस्ट डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये होगा। ठीक है, लेकिन रेडियस तो इतना ही कम, जितना कम रेडियस। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये जो सेंटर टू सेंटर एटम की ही बात कर रहा है ना, सेंटर टू सेंटर एटम की ही बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर उसका रेडियस अगर इतना इस तरीके से हो जाए और इस तरीके से हो जाए तो इनके देखो, इनके बीच का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर एटम के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं वो, चलो आगे मैं पॉइंट समझा देता हूँ कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, कलर मैं ले लेता हूँ, ये कलर ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं रेड कलर ले लेता हूँ, बेटर रहेगा, मुझे रेड पसंद है इसलिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ, डी जो है यहाँ पे जो कंसीडर किया गया है, डी यहाँ पर ध्यान देना, डी जो है नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम सेंटर, जो दो एटम के सेंटर के बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस डी रिप्रेजेंट करता है। अब मैं पहला लेके चलता हूँ, ध्यान से समझना, मैं पहला पॉइंट लेके चलता हूँ और वो है सिंपल क्यूबिक। ठीक है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ, एससी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो जितने भी कॉर्नर एटम हैं उनके सभी जगह पे अगर देखोगे, ए क्या है, लैटिस पैरामीटर उसको बोला जाता है, सभी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पर देखिए ए है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं ये दोनों एटम का सेंटर को इस तरीके से लेता हूँ, ध्यान देना, ये उसका हाफ, ये जो एटम है यहाँ का, ठीक है, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इन दोनों को ही लेके चलो क्योंकि सभी का डिस्टेंस सेम ही है। ठीक है, दो एटम के बीच का सब जगह पे डिस्टेंस क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पर मान लो ये वाला मैंने जो लिया ये बी पॉइंट था। ठीक है, सॉरी ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो ए का देखो हाफ जितना आ जाएगा और बी का हाफ जितना आ जाएगा,
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है d, ठीक है। और ये d कितना है, a के बराबर है। यहाँ पर जो d है वो कितने है, a के बराबर है, तो यहाँ पर d इक्वल टू a कर दिया। समझना, ध्यान से समझना, ये d जो है वो a के बराबर ही है, a का जो लैटिस पैरामीटर है वो उसके बराबर ही है। और d क्या है, 2r जितना है। यहाँ पे देखो रेडियस, तो दोनों का रेडियस क्या है, इसका हाफ और इसका हाफ। यहाँ पे देखो 2r के बराबर है कि नहीं, ये r और ये r के बराबर, 2r के बराबर है। और r क्या है, एटॉमिक रेडियस है, तो r इक्वल टू क्या आ रहा है, a अपन 2 आ रहा है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए क्या आ रहा है रेडियस, a अपन 2, ठीक है, a अपन 2 होता है। पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये देखिए मैं सारे पॉइंट सारे टर्मिनोलॉजी इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे ना उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे, इस करके मैं ये वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपको सिंपल क्यूबिक के लिए पता चल गया, एससी के लिए, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल एससी के लिए जो आर है a/2 है, ठीक है। अगर a पूछे तो क्या होगा, 2r जितना होगा, एक पूछे तो क्या होगा, 2r जितना हो जाएगा। समझ में आ गया पॉइंट। नेक्स्ट बीसीसी की अगर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर बीसीसी को देख सकते हैं। बीसीसी की अगर बात करें तो नियरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से समझना, अभी यहाँ पे ए बी सी डी दिया है, ए बी सी डी को मैं लेके चल रहा हूँ, देखो ए बी सी डी, ठीक है। ये नीचे के एटम की बात कर रहा हूँ, ये नीचे के ये वाले फेज को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें देखो कि ये जो लैटिस पैरामीटर के बीच का डिस्टेंस और इसके बीच में एक जो सेंटर एटम है, सेंटर एटम, इनके बीच का डिस्टेंस अगर देखोगे तो इनके बीच का डिस्टेंस, जो बीच वाला एटम है और ये जो सेंटर एटम है, उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तो मुझे तो यही डिस्टेंस अगर मिल जाए तो मुझे पता चल जाए, वो डिस्टेंस मिल जाए तो मुझे पता चल जाए। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये नीचे के एटम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पर एक एटम है, ठीक है। सबसे पहले क्या करूँगा, मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसकी साइज़ कम कर देता हूँ ताकि मुझे लिखने में आसानी रहे। मान लो ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मैंने ये चीज़ें साइड में ड्रॉ करके बताया भी है। तो सबसे पहले अगर ए सी फाइंड आउट करना है, देखिए ये जो मैंने ए बी सी डी बनाया है ये स्क्वायर टाइप में होगा, क्योंकि मैं ये 3D का डायग्राम का लेकर मैं बता रहा हूँ, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ये स्क्वायर टाइप में है। तो स्क्वायर टाइप में है तो ए सी फाइंड आउट करना मतलब ए सी क्या है, उस स्क्वायर का डायगोनल है, और डायगोनल फाइंड आउट करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये फाइंड आउट कर लोगे। और इसकी वैल्यू मान लो ये ए है और ये भी ए है, तो ये क्या आएगा, √2a आएगा। आप पाइथागोरस लगा के देख लीजिए, ठीक है। ए बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, अंडर रूट कर लो तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a² आया, और रूट से बाहर a आ जाएगा और रूट के अंदर 2 रह जाएगा, तो √2a आ गया, ठीक है। अब मुझे देखो इसके ऊपर ये वाला पॉइंट, अब देखो इसके ऊपर ये गया है, ये ई पॉइंट है। अब ई को मैं ए से मिला रहा हूँ और इसके बीच में एक सेंटर एटम है, ठीक है, ये जो इंटीरियर बॉडी में एक एटम है। तो मैं अगर ए ई फाइंड आउट करूँ तो यहाँ पर देखोगे कि एक ए सी है एक साइड और एक ए ई है, ये परपेंडिकुलर ही होंगे। सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के। तो यहाँ पर भी आपका देखो ए ई जो यहाँ पर मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, एक मतलब डायगोनल जैसा मिलेगा अगर इसको लेके चलते हो। तो इस बेसिस पे आप ए ई फाइंड आउट करोगे तो ए ई की वैल्यू √3a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने फाइंड आउट करके भी बताया है कि यहाँ पे वैल्यू √3a आ रहा है, ठीक है। √3 ये किसके आ रहा है, ए ई की वैल्यू आ रहा है, और उसी के सेंटर पे इसके इंटीरियर जो एटम है वो उसी के सेंटर पे आ रहा है। अगर आप देखोगे अगर मान लो आप एक क्यूबिकल रूम ले लो, ठीक है, एक क्यूबिकल रूम ले लो और उसके सारे कॉर्नर पे एटम है, फिर बाद में देखो कि एक नीचे कॉर्नर को पकड़ो और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट उसके ऊपर वाला जो हाइट है वो कॉर्नर को दोनों को मिलाओ और उसी के बीच में आपका जो इंटीरियर एटम है वो चीज़ें होगा। तो इसके बेस पे ए ही तो आपको मिल गया √3/4। अब ध्यान देना यहाँ पर ए ही जितना डिस्टेंस पे वो नहीं है एटम, ध्यान देना, क्योंकि ये तो पूरा सॉरी जो मैं बता रहा हूँ कि ए ही जो है, ए ही तो यहाँ ऊपर का एटम है, एक ऊपर का एटम है, ये नीचे का एटम है, उसके बीच में ही इंटीरियर एटम है ना। तो मुझे तो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ये ही तो फाइंड आउट करना है ना। तो ये चीज़ें अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो देखो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर मैं ए ई को लेके चल रहा हूँ, ये ए ई है, ठीक है। अब ए ई है तो एक तो यहाँ का एटम का हाफ आ जाएगा, एक यहाँ का एटम का हाफ आ जाएगा, और जो सेंटर में है
ध्यान देना सेंटर में है वो तो पूरा आ जाएगा, कंसीडर हो जाएगा। तो यहाँ से इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में डी और इसके सेंटर के बीच में डी। अब ये 2d इक्वल टू ही तो ए ई के बराबर है, 2d इक्वल टू ही तो √3a के बराबर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2d इक्वल टू √3a आ जाएगा, ठीक है। और 2d डी की जगह पर क्या लिख दिया 2r इक्वल टू √3/a, और 2 इंटू 2 4r हो जाएगा, और यहाँ पर √3a आ गया। फिर r इक्वल टू क्या आ गया √3/4a आ गया। तो ये चीज़ें देखो, जितनी पॉइंट मैं बता रहा हूँ इतनी पॉइंट अगर लिखते जाओगे ना आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आसानी से सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आसानी से सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये BCC का था √3/4a, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गया। वही चीज़ FCC को लेकर चलते हैं। तो FCC का तो आपको ऑलरेडी मतलब कि फेस पे ही है, ठीक है, फेस पे ही है। तो फेस पे ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बताया है कि ये फिगर को आप देखिए, ये वाले फिगर को, ठीक है। इस फिगर में AC कितना आ गया, ये फेस ही है ना, एक फेस को ही लिए है ना, तो AC इक्वल टू √2 है। और ये किसके बराबर, देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला, ये फिगर को देखो 2D के बराबर ये AC, ठीक है। तो 2D इक्वल टू √2a पुट करोगे और D की जगह पे 2r पुट करोगे तो ये फॉर्मूला आपको आ जाएगा। इस फॉर्मूले को आप सॉल्व करोगे तो देखो 4r/√2a आ रहा है और r इक्वल टू √2/4a आ जा रहा है। इसी को अगर आपको और तरीके से लिखना है तो ध्यान दो, यहाँ पर इसको और तरीके से लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो a/2√2 भी लिख सकते हो, ये भी आ जाएगा। a/2√2 भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है। a/2√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गई होगी कि दो चीज़ें इस वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। एक तो आपके पास आपको ये चीज़ें मैंने बता दिया कि उसके टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, वो चीज़ें मैंने बता दिया पहला। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि उसके एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने हैं, वो चीज़ें आपको बता दिया। तीसरा मैंने बताया कि आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आर और ए के, ए लैटिस पैरामीटर है और आर जो एटॉमिक रेडियस है उनके बीच का रिलेशंस मैंने आपको दिखा दिया। चौथा मैं आपको बात करने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई स्फीयर है उसका फॉर्मूला अगर फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला ये होता है, कोई स्फीयर जैसे कि मान लो एटम है तो एटम तो एक स्फीयर ही है ना, स्फीयर जैसा हम मान के चलते तो उसका अगर फॉर्मूला फाइंड आउट करना तो 4/3 πr³ होता है। ये स्फीयर का आपको फॉर्मूला पता है, अगर 10th क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़े हो तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³ होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा और आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ESE 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको आसानी से सोल्यूशन पता चल जाएगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, आपको आइडिया मिले। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एन FCC, FCC का पूछ रहा है, देखो BCC और SC की नहीं पूछ रहा है, FCC की यूनिट सेल, FCC का यूनिट सेल की बात कर रहा है, मतलब एक क्रिस्टल की बात कर रहा है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एन FCC यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ इट्स एटॉमिक रेडियस आर के रेडियस में फाइंड आउट करना है। और आपको पता है कि जो क्रिस्टल है FCC का जो क्रिस्टल है उसका लैटिस पैरामीटर A है, लेकिन आपको किसके फॉर्म में चाहिए, आर के टर्म में चाहिए। और आपको पता है कि ये जो FCC का क्रिस्टल है इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है A³, लेकिन FCC का आपको ये भी पता है कि R इक्वल टू क्या है √2/4a है, लेकिन यहाँ पर तो क्या चाहिए इसको, यहाँ पर जो चाहिए उसको R के फॉर्म में चाहिए, तो R के फॉर्म में कर लो, A इक्वल टू क्या आ जाएगा 4r/√2, यही हो जाएगा ना 4r/√2। तो यहाँ पर AQ की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो 4r/√2, AQ की जगह पे 4r/√2 पुट कर दो, समझ में आ रहा है पॉइंट, 4r/√2 पुट कर दोगे तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर मैंने ये सॉल्व भी किया है, देखो ये वैल्यू पुट कर दिए AQ की जगह पे और ये वैल्यू पुट कर दे रहे हो तो इसका सोल्यूशन करने पे क्या आ रहा है 16√2r³ आ रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो B ऑप्शन राइट है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा और आपको बस याद रखना क्या है, जो मैंने अभी प्रीवियस में आपको समझाया वही चीज़ याद रखने का। अगर वो चीज़ें याद हैं तो आपके लिए ये आसान है, इजी हो जाएगा, ठीक है। इजी बनाने का यही सिंपल तरीका है, समझ में आया कि कॉन्सेप्ट को समझो, अपने नोटबुक में लिखो, ठीक है। नोटबुक नहीं अगर आपके पास है तो ये मेरा PDF के लिए रिक्वायरमेंट दे दो, ठीक है, मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी आसानी तरीके से समझना है तो वीडियो भी रखो और प्लस उसके साथ साथ ये नोट्स भी रखो, नोट्स को जेरॉक्स करा के रख लो और इसके साथ साथ ये देखो कि ताकि आपको आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है।
चलिए आगे देख लेते हैं। आगे भी एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए चूज द करेक्ट आंसर करने के लिए बोला है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। यहाँ पे क्या बोला कि एससी के लिए आर इक्वल टू 2a है। वही बी ऑप्शन में देखोगे एससी इक्वल के लिए आर इक्वल टू a/2 है, ध्यान से समझना। और वही यहाँ पे सी ऑप्शन देखो बीसीसी के लिए आर इक्वल टू √3/4a है, ध्यान से समझना। ये चीज़ें राइट हैं, आपको देखते ही पता चल गया कि ये सी वाला आपको राइट दिख रहा है। बीसीसी के लिए आर इक्वल टू 4/√3a नहीं है, ठीक है, 4/√3a नहीं है, √3/4a है, तो ये वाला रॉन्ग है। एससी के लिए आर इक्वल टू 2a नहीं है मेरे भाई, r इक्वल टू 2a नहीं है, 2r इक्वल टू a है, मतलब r इक्वल टू a/2, ये b वाला भी राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो b और c दोनों राइट हैं और a और d रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ों को भी आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा है कि इनमें से बताओ कौन सा करेक्ट है, इन टर्म्स ऑफ r के फॉर्म में बताना है। देखिए ए ऑप्शन इसमें क्या बोला है, ए की अगर मैं बात करूँ तो आर एफसीसी की वैल्यू ग्रेटर है आर बीसीसी के। वहीं बी ऑप्शन में देखोगे तो आर बीसीसी की वैल्यू ग्रेटर है आर एफसीसी के। सी ऑप्शन दिया है आर एसएससी इज ग्रेटर देन आर बीसीसी, और चौथा है आर एफसीसी इज ग्रेटर देन आर एससी। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आर तीनों का निकाले हैं, आर की वैल्यू जो तीनों का हमने निकाला है उसको आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखो एससी की वैल्यू हमने लिखा था, बीसीसी की वैल्यू लिखा था, थोड़ा सा इसको ऑफ करके दूसरा ले लेता हूँ। एससी की वैल्यू हमने आर के फॉर्म में, बीसीसी की वैल्यू आर के फॉर्म में लिख लेते हैं, और एफसीसी की वैल्यू आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एससीसी की वैल्यू कितनी थी, आर इक्वल टू a/2, a/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5a लिख सकते हैं, 1/2 का 0.5 होता है। बीसीसी की वैल्यू कितनी थी, बीसीसी की वैल्यू √3/4a था। √3/4 कितना होगा, √3/4, √3 की 1.73/4 कर लो, ये कितनी वैल्यू आ रही है, अप्रोक्सीमेट 0.4 के आसपास आएगी, ठीक है। करके देख लो, 4 4 जा 16 होता है ना, 4 5 जा 25 तक तो जाएगा नहीं, 4 5 जा 20 होता है, 2 रहता तो हो जाता, ये अप्रोक्सीमेट 4a तक जाएगा, 0.4a। वहीं अगर मैं एफसीसी की बात करूं तो √2/4 होता है, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4142 आता है अपन 4। ये करोगे तो देखो ये कितना आएगा, देखो 4 3 जा 12, 0.35 के आसपास आता है ए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वैल्यू के हिसाब से 0.5, 0.4, 0.35, तो इस हिसाब से कौन बड़ा है, एससी की, आर एससी की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। ए तो सब में कॉमन ही है ना। बीसीसी में देखोगे तो देखो यहाँ पर वो चीज़ें मैंने नीचे भी लिख के बताया, आगे भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पहला वाला ए वाला, अगर आप देखो ए की बात अगर मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे आर एफसीसी ग्रेटर देन बीसीसी, तो ये वाला टर्म तो गलत है क्योंकि आर बीसीसी ज़्यादा है आर एफसीसी के। ये वाला बी वाला ऑप्शन राइट है इसके कंपैरिजन में, आर बीसीसी इज ग्रेटर देन आर एफसीसी, सही है। वहीं पे आर सिंपल जो कि भी आर एससी इज ग्रेटर देन, ये तो दोनों से बड़ा है तो ये तो राइट ही है, ठीक है। फिर बाद में आर एफसीसी आर एससी से ग्रेटर है, तो ये वाला रॉन्ग है। मतलब यहाँ पर बी और सी राइट है और बाकी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता चल गया कि आर एस सी इज ग्रेटर दैन आर बी सी सी इज ग्रेटर दैन आर एफ सी सी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के भी बताया था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एपीएफ के बारे में बताऊंगा कि एपीएफ क्या है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर वो क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।